जब 8 जनवरी सन 1610 में खगोलविद गैलीलियो गैलीली ने हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर के चांद यूरोपा को खोजा था, तो शायद ही तब उन्होंने इस पर पानी के मौजूद होने की कल्पना की होगी। लेकिन पिछले कुछ सालों में हुई साइंटिफिक डिस्कवरीज के बाद से ही जुपिटर का ये उपग्रह वैज्ञानिक जगत में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए एपिसोड में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बर्फीली दुनिया की जो अपने अंदर शायद बहुत से रहस्यों को छुपाए हुए हो और हो सकता है कि ये अपने अंदर जीवन को भी समेटे हुए हो। तो इस एपिसोड में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। यूरोपा जुपिटर के 4 गैलीलियन मून्स आयो, गैनीमेड, कैलिस्टो में से एक है। लगभग 4.5 अरब साल पुराना यूरोपा जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। हमारी पृथ्वी से अलग किसी दूसरी जगह पर पानी की बात की जाए तो सामान्य तौर पर हमारे चंदा मामा यानी कि चंद्रमा और पड़ोसी ग्रह मंगल का नाम दिमाग में आ जाता है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर पानी को बर्फ के रूप में जमे हुए और मंगल ग्रह के पोल्स पर आइस कैप्स के रूप में मौजूद होने जैसे मजबूत दावे किए हैं। इस सौरमंडल में पानी को संजोए रखने के दावेदारों में सिर्फ चंद्रमा और मंगल ग्रह ही शामिल नहीं हैं। वैज्ञानिकों की बात मानी जाए तो सिलिकेट रॉक से बने यूरोपा पर वाटर आइस की एक बहुत मोटी परत है और तो और यूरोपा की सतह को इस पर जमे हुए पानी की वजह से ही हमारे सौरमंडल में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तुलना में सबसे ज्यादा चिकनी सतह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ और क्रेटर्स जैसे स्ट्रक्चर्स की कमी को देखा गया है। यानी कि यूरोपा की सतह पर बहुत कम क्रेटर्स देखे गए हैं और तो और ये टेक्टोनिक फॉर्म में एक्टिव और यूथ सैटेलाइट है। इतना ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक यह भी अंदाजा लगा रहे हैं कि इस चांद की इस बर्फ की परत के लगभग 100 किलोमीटर नीचे तक एक नमकीन तरल पानी का महासागर भी मौजूद है। यूरोपा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जुटाने के लिए वैज्ञानिकों ने अतीत में हुए बहुत से मिशंस का सहारा लिया है, जिसमें पायनियर्स 10 और 11, वॉयेजर 1 और 2 और गैलीलियो मिशन भी शामिल है। लेकिन साल 2012 में कुछ रिसर्चर्स ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से पहली बार यूरोपा के साउथ पोल रीजन में वाटर वेपर प्लम जेट्स यानी पानी की वाष्प धाराओं को देखे जाने का दावा किया। हबल की इस ऐतिहासिक ऑब्जर्वेशन से रिसर्चर्स को यह उम्मीद मिली कि अगर यूरोपा पर ये वाष्प धाराएं सच में मौजूद हैं, तो भविष्य में भेजे जाने वाले किसी भी मिशन में यूरोपा की बर्फ की सतह को बिना ड्रिल किए ही वहां मौजूद महासागरों के सैंपलों को आसानी से लिया जा सकता है। उसके कुछ सालों बाद साल 2017 में जर्नल नेचर ऑफ एस्ट्रोनॉमी में पब्लिश्ड एक रिसर्च पेपर के अनुसार हवाई के WM केक ऑब्जर्वेटरी की मदद से रिसर्चर्स ने यूरोपा के ऑर्बिट वाले कुछ हिस्सों में इंफ्रारेड लाइट के छोटे छोटे बर्स्ट को ऑब्जर्व किया और वहां वाटर मॉलिक्यूल्स के केमिकल सिग्नेचर्स का भी पता लगाया, क्योंकि जब वाटर वेपर और सोलर रेडिएशन एक साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इंफ्रारेड लाइट वेवलेंथ का इमिशन होता है, जिन्हें आधुनिक टेलीस्कोप की मदद से आसानी से कैच किया जा सकता है, और जिससे यह कंक्लूजन निकलकर सामने आया कि यूरोपा बड़ी मात्रा में वाटर वेपर रिलीज कर रहा है। हाल ही में 2020 की नासा की एक रिसर्च के अनुसार वैज्ञानिकों ने इस बात को लेकर मजबूती से दावा किया है कि यूरोपा के पास दिखाई देने वाले वाटर वेपर प्लम्स यूरोपा के आइसी क्रस्ट के नीचे से ही आ सकते हैं। इसे एक्सप्लेन करने के लिए वैज्ञानिकों ने नासा के गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट मिशन के इमेजेस और डेटा की मदद से एक मॉडल को तैयार किया, जिसमें यह पता चल सके कि कैसे ठंड और प्रेशर के कॉम्बिनेशन से क्रायोवोल्केनिक इरप्शन हो सकता है। यूरोपा की सूर्य से दूरी लगभग 780 मिलियन किलोमीटर्स है और डेटा के अनुसार इक्वेटर पर यूरोपा की सरफेस का टेम्परेचर -160 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वहीं इसके ध्रुवों पर यह लगभग -220 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना कम टेम्परेचर ऑब्जर्व करने के बावजूद भी वैज्ञानिक यूरोपा की सरफेस पर जमी बर्फ की लेयर के नीचे तरल पानी का महासागर मौजूद होने का सटीक दावा कैसे कर सकते हैं? तो इसका जवाब है टाइडल फ्लैक्सिंग या टाइडल हीटिंग। विज्ञान के कुछ मॉडल्स के अनुसार जुपिटर से 6,70,900 किलोमीटर की औसत दूरी पर स्थित यूरोपा जुपिटर से टाइडली लॉक्ड है, यानी कि यूरोपा का एक फेज हमेशा जुपिटर के सामने रहता है और जुपिटर के पावरफुल पुल की वजह से यूरोपा पर उत्पन्न हुए स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल टाइड्स की वजह से यूरोपा पर उत्पन्न हुई इंटरनल हीट या फिर यूं कह ले टाइडल फ्लैक्सिंग के कारण पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है और दरारों से भरी सतह इसी टाइडल फोर्स का परिणाम है। जैसे जैसे यूरोपा जुपिटर के करीब जाता है
जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से इसकी ऑर्बिटल और रोटेशनल एनर्जी में बदलाव आता रहता है और इसी के चलते इसकी शेप में भी बदलाव आते रहते हैं, जैसा कि आप इस उदाहरण में भी देख सकते हैं। और जैसे जैसे ये जुपिटर से दूर जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है और यूरोपा वापस से शेप में आ जाता है। जुपिटर के करीब जाने पर टाइडल फोर्स की वजह से और इससे उत्पन्न हुई टाइडल हीटिंग के चलते यूरोपा की मोटी बर्फ के नीचे के महासागर के लगातार उठने और कम होने के कारण यूरोपा की सतह पर दरारें पड़ जाती हैं। हमारी पृथ्वी से यूरोपा की तुलना की जाए तो यूरोपा का डायमीटर यानी व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 ही है। वैज्ञानिकों के अनुसार यूरोपा पर एक कमजोर ऑक्सीजन का वातावरण भी है, जो कि सूर्य के चार्ज्ड पार्टिकल के यूरोपा की सतह पर वाटर मॉलिक्यूल्स यानी पानी के अणुओं से टकराने के कारण इन्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स में तोड़ देता है, जिसके कारण हाइड्रोजन तो इसकी सतह से निकल जाता है, लेकिन ऑक्सीजन का हल्का सा कमजोर वातावरण बन जाता है। अगर ये साबित हो जाए कि यूरोपा पर महासागर मौजूद है, तो क्या ऐसा संभव है कि यूरोपा के महासागरों में भी हमारी पृथ्वी के महासागरों की तरह ही जीवन मौजूद हो? जीवन को चलाने और पनपने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला है कुछ केमिकल एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। दूसरा है एनर्जी का सोर्स और तीसरा है लिक्विड वाटर। इस ब्रह्मांड में जीवन के ओरिजिन और एवोल्यूशन को स्टडी करने वाले एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स का मानना है कि यूरोपा पर बहुत भारी मात्रा में पानी और आवश्यक तत्व मौजूद हैं, लेकिन एनर्जी के सोर्स के बारे में कहना मुश्किल है। यूरोपा के महासागरों में एक्सट्रीमोफाइल लाइफ फॉर्म्स के मौजूद होने की संभावनाएं हो सकती हैं। एक्सट्रीमोफाइल ऐसे जीव हैं जो कि फिजिकल और केमिकल की प्रोहिबिटिव कंडीशन वाली यानी कि कठिन हालातों में भी जीने की क्षमताओं को रखते हैं। आपने पृथ्वी पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में तो सुना ही होगा। हाइड्रोथर्मल वेंट्स आमतौर पर समुद्र में एक्टिव वोल्केनो वाली जगहों पर पाए जाते हैं और ये समुद्र तल पर गीजर या हॉट स्प्रिंग्स की तरह काम करते हैं। ये वेंट समुद्र के नीचे एक इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं, जिसमें सूर्य के प्रकाश की कोई जरूरत नहीं होती है और ये समुद्री स्तर पर अलग अलग प्रकार की लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया, एक्सट्रीमोफाइल लाइफ फॉर्म्स। हमारी पृथ्वी पर ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स समुद्र तल पर गर्म स्प्रिंग्स की तरह होते हैं, जहां गर्म पानी पृथ्वी की क्रस्ट की मदद से ऊपर उठता रहता है और वापस अपने साथ केमिकल्स और मिनरल्स रिच सूप को लेकर आता है। पानी में मौजूद जीव इन्हीं मिनरल्स पर पनपते हैं, जिसे कीमोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे कि जमीन पर पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करते हैं। उसके उलट कीमोसिंथेसिस प्रोसेस में बैक्टीरियाज सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल ना करके हाइड्रोथर्मल वेंट्स के द्वारा रिलीज किए गए पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें कार्बनिक मटेरियल में बदल देते हैं। अभी हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों की एक स्टडी के अनुसार ये पता लगाया गया कि जुपिटर के रेडिएशन की वजह से यूरोपा की नाइट साइड अंधेरे में भी बिना सूर्य की रोशनी के चमक सकती है। यह एक ऐसी घटना है जिससे वैज्ञानिकों को यह जानने में मदद मिलेगी कि क्या यह सिंपल फॉर्म्स को बनाए रखने में सक्षम होगी। हालांकि यूरोपा की इस चमक को अभी तक टेलीस्कोप्स की मदद से नहीं ऑब्जर्व किया जा सका है, लेकिन हाल ही में किए गए लैब सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट के दौरान रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए नमकीन बर्फ के नमूनों में इलेक्ट्रॉन बीम की शूटिंग करके इंट्रैक्शन किया गया तो बर्फ चमक उठी। यह चमक बर्फ में मौजूद अलग अलग मिनरल्स के अनुसार अलग अलग थी। सौरमंडल में सूर्य के बाद जुपिटर एकमात्र ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि सबसे ताकतवर रेडिएशन का उत्सर्जन करता है और सौर मंडल के सबसे बड़े मैग्नेटिक फील्ड से घिरा हुआ है। जुपिटर का यह विशाल मैग्नेटोस्फीयर 10 लाख किलोमीटर के दायरे तक फैला हुआ है। नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के वैज्ञानिक मूर्ति गुड़ीपति और उनकी टीम यह समझने के लिए कुछ सिमुलेटेड एक्सपेरिमेंट्स पर काम कर रही थी कि बृहस्पति का लगातार रेडिएशन यूरोपा को कैसे प्रभावित करता है। इस बर्फीली महासागर की दुनिया के रहस्यों को खोलने के लिए नासा का अगला मिशन यूरोपा किपलर्स मिशन होगा, जो कि संभवतः 2023 से लेकर 2024 तक लॉन्च हो जाएगा। अगर वाकई यूरोपा के महासागरों में जिंदगी मौजूद है तो क्या हम इंसान भविष्य में यहाँ पर अपने रहने लायक परिस्थितियों को उत्पन्न कर सकते हैं? आपका इस बारे में क्या सोचना है
अपने सुझाव आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेल तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मेरे अपलोड करते ही मिल सकें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं अब आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।